अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 3 अप्रैल 2021 मुताबिक 20 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शय अहम खबर के मुताबिक लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़ इमामबाड़ा शाह नजफ के नज़दीक मस्जिद कदम रसूल के अहाते की दीवार को जल निगम के ज़ेर निगरानी हो रहे काम की वजह से नुकसान पहुँचने की खबर मौसूल हो रही है। ये मस्जिद बहुत कदीम है जिसके अहाते में खासी ज़मीन मौजूद है। बताया जा रहा है कि रोड की तरफ जल निगम के जरिए काम हो रहा था और लापरवाही की वजह से मस्जिद की अकब की बाउंड्रीज को नुकसान पहुंचा है और वो गिर गई है। मौके पर पहुंचे मौलाना यासुफ अब्बास ने वहां का मुआयना किया है और अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत इस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इससे कबल भी महकमा आबपाशी ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट संजय अग्रवाल थे जिनके इल्म में ये बात लाई गई और जमीन के चारों तरफ हदबंदी करा दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हुकूमत की नजरें जमीन को हथियाने पर लगी हुई है, लेकिन मैं हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अगर इंतजामिया ने एक हफ्ते के अंदर मखदूश दीवारों को दोबारा तामीर नहीं कराया तो इसके खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर लखनऊ के मेंबर पार्लियामेंट और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से फोन से गुफ्तगू की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। मौसूल इत्तला के मुताबिक जल निगम के जरिए अमृत योजना का काम जारी है, जिसकी वजह से मस्जिद की अराजी को नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक काम शुरू करने से कबल महकमे ने न तो हुसैनाबाद ट्रस्ट से इजाजत ली और न ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोई परमिशन हासिल की थी जिसमें इस इमारत का शुमार होता है। काबिल गौर बात यह है कि मौजूदा जिला मजिस्ट्रेट और हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन को इस मामले की अभी तक कोई इत्तला भी नहीं है। वाज़ेह रहे कि शाह नजफ इमामबाड़ा और मस्जिद कदम रसूल वक्फ हुसैनाबाद ट्रस्ट में शुमार होता है। कानूनी नुक्ता नजर से यहाँ किसी भी काम को शुरू करने या जारी रखने के लिए ट्रस्ट की इजाजत जरूरी है। मगरबी बंगाल के इंतखाब के दौरान असम के करीमगंज जिला में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद होने के सबब तनाज़े पैदा हो गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कार की वीडियो को ट्वीट किया है। इब्तिदाई जांच से इंकशाफ हुआ है कि जिस बुलेरो गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई है वो पाथो कांडी असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। इस मामले पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी बरहमी का इजहार किया है। दिलचस्प बात यह है कि कार के साथ न तो इलेक्शन कमीशन का कोई ओहदेदार था और न ही कार में कोई हिफाजती इंतजाम था। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। नेज FIR दर्ज करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जिला पोलिंग अफसर से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वहीं नंदीग्राम के बाद वजीर आला ममता बनर्जी शुमाल बंगाल के दौरे पर है। आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम की मां और बहनों को सलाम पेश करती हूं जिन्होंने तमाम रुकावटों के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया। ताहम ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ मेरी जीत ही काफी नहीं है बल्कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर कामयाब कराना होगा। अहम खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी से इजाफे के मद्देनजर हुकूमत ने 7 दिन के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इससे पहले पुणे में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसका वक्त तब्दील करके शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की सदारत में जुमे को कोविड-19 की जायजा मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार, मॉल और मजहबी मकामात को 7 दिनों के लिए बंद करने का भी फैसला लिया गया है। पुणे डिवीजन के कमिश्नर सौरभ राव ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक फूड पार्सल और डिलीवरी सर्विस देने की इजाजत दी जाएगी। मिस्टर राव ने कहा कि शादी और आखिरी रसूमात को छोड़कर किसी भी समाजी, सकाफती या सियासी प्रोग्राम को आइंदा 7 दिनों तक नहीं होने दिया जाएगा। लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट वजीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुंशी पुलिया फ्लाई ओवर का इफ्तिताह और खुर्रम नगर सेक्टर 25 इंदिरा नगर फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रखा है। विकास नगर मिनी स्टेडियम पर वजीर दिफा ने अपने खिताब में कहा कि आज लखनऊ शहर और खास तौर पर शुमाल और मशरकी असेंबली हलकों के लिए ये बड़ी खुशी और मसरत का दिन है। आज ऊंचा फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया जा रहा है जिसकी तामीराती लागत करीब 88 करोड़ रुपए है। एक और खबर के मुताबिक ताइवान में मुसाफिर रेल पटरी से उतरकर खौफनाक हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 48 अफराद हलाक और 66 जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेल में 500 अफराद सवार थे जब वो टनल के अंदर पटरी से उतर गई। सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी का कहना था कि शुबा है कि ट्रक काबू से बाहर हो गया था। एक ऐनी शाहिद का भी यही कहना था कि हमारी रेल ट्रक से टकरा गई थी जो फिसलते हुए आ रहा था। वाज़ेह है कि ताइवान में गुज़िश्ता माह 2 जंगी तैयारे जुनूब मशरकी इलाके
علاقے میں تربیتی مشن کے دوران بظاہر تصادم کے بعد سمندر میں گر کر تباہ اور دونوں پائلٹ بھی ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ 8 ماہ کے دوران تائیوان میں تیسرا حادثہ پیش آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسان اور مسنون نکاح مہم کے تحت نکاح کے سلسلے میں 11 نکاتی اقرارنامہ جاری کیا ہے، جس کو آج جمعے کے خطبے سے قبل ملک بھر کی مساجد میں علماء کرام نے پڑھ کر سنایا، اور بہت سی مساجد میں نماز کے بعد مسلمانوں نے اس اقرارنامے پر دستخط کر کے اس مہم کو کامیاب بنانے کا عزم بھی کیا۔ اس اقرارنامے کے ذریعے سے مسلمانوں کو بورڈ نے یہ ہدایت دی ہے کہ تقریب، نکاح یا ولیمے میں کسی بھی قسم کا ناچ گانا یا آتش بازی نہ کی جائے۔ نکاح کی تقریب سادگی کے ساتھ کم خرچ میں کی جائے اور وقت کی پابندی کا بھی خیال رکھا جائے۔ بیجا رسوم و رواج سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ نماز کے بعد ایک بورڈ پر اس اقرارنامے کو چسپاں کیا گیا، جس پر نمازیوں نے دستخط کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ آج الہدا ماڈل کالج میں پرواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک انفارمیشن سینٹر اور طلبہ کی مدد کے لیے ڈیسک کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح الہدا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی، ڈاکٹر شکیل، مصطفیٰ خان اور ڈاکٹر کوثر عثمان نے کیا۔ اس موقع پر پرواز فاؤنڈیشن کے سیکریٹری مصطفیٰ خان نے کہا کہ یہاں طلبہ کو ایسی معلومات فراہم کرائی جائیں گی جو ان کے مستقبل کی تشکیل میں ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ بہت سے بچے معلومات کی کمی کے سبب اسکالرشپ سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو یہ مدد نہیں مل پاتی، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا انفارمیشن سینٹر قائم کیا جائے جس میں صرف اسکول کے طلبہ ہی نہیں بلکہ قوم کے دوسرے طلبہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اتر پردیش کے جھانسی ریلوے اسٹیشن پر اتکل ایکسپریس سے جا رہی 2 راہباؤں اور 2 لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے میں ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ ریلوے پولیس GRP کے CON کے منصوری نے جمعے کو بتایا کہ دونوں ملزمان کو دیر شب گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ امت شاہ کو اس بارے میں اطلاع دیتے ہوئے راہباؤں اور لڑکیوں کے ساتھ ہوئی بدسلوکی معاملے کی تحقیقات اور ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے خط کے تعلق سے وزیر داخلہ نے معاملے کی فوری تحقیقات کے لیے حکم دیا۔ اس کے بعد SP ریلوے سمت یادو کو پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر جھانسی بھیجا گیا۔ SP ریلوے نے تحقیقات کر کے رپورٹ بھیجی اور جمعرات دیر شب کارروائی کا حکم ملنے کے بعد GRP نے ملزم ہندو مذہبی لیڈران کی گرفتاری کر انہیں جیل بھیج دیا۔ بھارتی کسان یونین کے ریاستی صدر ستن شرما نے صحافیوں سے کہا کہ گرچہ تینوں زرعی قوانین کے تعلق سے حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے جب تک کہ کوئی قابل احترام فیصلہ کسانوں کے حق میں نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاست میں BJP کو اقتدار میں لانے والے ہم لوگ ہیں اور اب ہم اپنے احتجاج سے ہی BJP حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور اب بہت جلد ہی اس کے اثرات مختلف ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کی شکل میں دیکھنے کو ملیں گے۔ نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسانوں کی ہلاکت پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا، جبکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹویٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ حکومت کسان مخالف، عوام مخالف اور بے حس ہے، جس کو 4 ماہ سے بیٹھے کسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ منشی احتشام علی علوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام مرحوم علوی کی خدمات پر ایک علمی مذاکراتی نشست راضی ہاؤس لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ سوسائٹی کے صدر مولانا فیروز خان ندوی نے کہا کہ لکھنؤ خیال گنج میں واقع منشی احتشام علی علوی کی عالیشان کاکوری کوٹھی اس دور میں مسلمانان ہند کی سیاسی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مولانا فیروز خان نے کہا کہ اس تاریخی کوٹھی میں اس وقت کے قائدین ملت مولانا آزاد، علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی جیسی عبقری شخصیات اکٹھا ہوا کرتی تھیں اور ملی و سماجی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتی تھی۔ مولانا فیروز خان ندوی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی خدمات کو بالکل فراموش کر دیا گیا اور آج کی نسل ان کی شخصیت سے واقف نہیں رہی۔ نشست کو چودھری یحییٰ سندلوی اور خالد لکھنوی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کی جانب سے چودھری یحییٰ سندلوی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق عدالتی حکم کے بعد جوتے بنانے والی امریکی کمپنی نے انسانی خون کے قطرے کے ساتھ بنائے گئے شیطانی جوتوں کی فروخت بند کر دی ہے۔ انسانی خون کے قطرے کے ساتھ شیطانی جوتوں کو بنانے پر امریکی کمپنی MSHF پر معروف ملٹی نیشنل اسپورٹ کمپنی نائکی نے عدالت سے رجوع کیا۔ رائٹرز کے مطابق نیویارک کی مقامی عدالت نے نائکی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے دوسری کمپنی کو شیطانی جوتوں کی فروخت سے روک دیا ہے۔ مذکورہ متنازع شیطانی جوتوں پر نہ صرف نائکی کے لوگو سے ملتا جلتا لوگو موجود ہے بلکہ اس پر مسیحیوں کی مقدس کتاب کی ایک آیت بھی کوٹ کی گئی ہے۔ اگرچہ کمپنی کے تمام ہی جوتوں کے جوڑے متعارف کرائے جانے کے 1 منٹ بعد ہی آن لائن فروخت ہو گئے تھے،
मगर उनकी डिलीवरी बाकी थी, मगर अब उनकी डिलीवरी भी अदालत ने रोक दी है। जर्मनी की रियासत बायरन में 1 अप्रैल से तदफीन के लिए ताबूत की शर्त खत्म कर दी गई है और अब मुसलमान अपनी रिवायात और मजहब के मुताबिक तदफीन कर सकेंगे। जर्मन रेडियो बायरन से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत में शामिल SPD पार्टी के आरिफ तशद्दुलीन का कहना था कि हर किसी को वकार के साथ तदफीन का हक हासिल है ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात के बारे में खुद फैसला कर सके। उनका मजीद कहना था कि कानून में ये तब्दीली इस बात की अलामत है कि बैरूनी ममालिक से आकर यहाँ आबाद होने वालों की कद्र की जाती है। SPD पार्टी की जानिब से यह मामला सन 2009 में उठाया गया था, लेकिन रियासती पार्लियामान इस कानून में तब्दीली की इजाजत देने से इनकार करती आई थी। यहाँ तक कि 10 बरस बाद सन 2019 में रियासती पार्लियामान ने जिम्मेदार वजारत को अहकाम जारी किए कि वो मजहबी और नजरियाती बुनियादों पर इस कानून में नरमी पैदा करे। इस वक्त जनाजे से मुतालिक आर्डिनेंस में तब्दीली तो कर ली गई, लेकिन उसका निफाज आज 1 अप्रैल से मुमकिन हुआ। जर्मनी की अब सिर्फ 2 रियासतें ऐसी बाकी बची हैं जहां अब भी ताबूत के बगैर तदफीन की इजाजत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने म्यांमार में बिगड़ते हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क की फौज से ज्यादा सब्र से काम लेने और बातचीत को आगे बढ़ाने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में वियतनाम के सफीर डांग वेन कोई ने जुमेरात को यहाँ जारी एक बयान में कहा, सलामती काउंसिल के अरकान ने म्यांमार में तेजी से खराब हो रहे हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद के इस्तेमाल और खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों शहरियों की मौत की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल के अरकान ने फौज से बहुत ज्यादा सब्र से काम लेने की अपील का इरादा करते हुए सभी फरीकैन से तशद्दुद से परहेज करने की अपील की है। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने जोर देकर कहा है कि इराक की असल शनाख्त उसका सदियों से एक अरब मुल्क होना है और इराक की यह हैसियत सऊदी अरब के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा मुतअद्दिद ट्वीट्स में उन्होंने इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी के दौरे सऊदी अरब की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि इराकी वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब और इराक दोनों ममालिक के दरमियान वसी तर ताल्लुकात और ताउन की अक्कासी करता है। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के लिए इराक की सबसे बड़ी अहमियत उसका अरब मुल्क होना है और इराक की यह निस्बत किसी सूरत में तब्दील या खत्म नहीं की जा सकती। हालात चाहे जो भी हों और बहरान ख्वाह कितना ही संगीन क्यों न हो, मगर इराक की अरब शनाख्त तब्दील नहीं हो सकती। खालिद बिन सलमान का कहना था कि इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब आए हैं। अब्बास धालीवाल का मजमून इदारी सफ़े पर शाये हुआ है जिसमें हुकूक इंसानी से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट को मौजू बनाया गया है। अपने मजमून में वो लिखते हैं, यूं तो दुनिया के अलग अलग ममालिक में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर मुख्तलिफ किस्म की तज्जियाती रिपोर्ट्स में आए दिन होने वाले खुलासे सामने आते रहे हैं। ताहम इंसानी हुकूक की सूरत हाल को लेकर जो एक रिपोर्ट अमरीका की तरफ से सामने आई है, यकीनन उसको देखते हुए इंसानी हुकूक की पासदारी करने वाले तमाम लोगों को तशवीश में डाल दिया है। यही वजह है कि मज़कूरा रिपोर्ट के ज़िम्न में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी का कहना है कि गुज़िश्ता बरस इंसानी हुकूक की सूरत हाल अच्छी नहीं रही। दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद को ज़ालिमाना सूरत हाल में मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। दरअसल एंटोनियो के मज़कूरा तासुरात अमरीकी महकमा ख़ारजा की 2020 की सालाना रिपोर्ट सामने आने के बाद आए हैं। रिपोर्ट के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इंसानी हुकूक से मुताल्लिक रुझानात मुसलसल गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। महकमा ख़ारजा की सालाना रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में कुछ मुख्तलिफ मसाइल पैदा किए हैं, जिसमें बाज़ हुकूमतों ने वबा के बहरान को हुकूक पर पाबंदियों के जवाज़ और आमिराना हुकूमत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की इस ताज़ा रिपोर्ट में चीन, ईरान, रूस, म्यांमार और बिलादरूस समेत मुतअद्दिद मुल्कों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। जबकि रिपोर्ट के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर चीन के सूबे संज्ञांग में बैगौर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र किया और सूरत हाल को नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया। इसके अलावा डॉक्टर सलीम खान का मजमून भी दारी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के सफ़ा 5 पर डॉक्टर सैफी सरोंजी का मजमून हाफिज कर्नाटकी की रुबाई पर शाये हुआ है, जिसमें उनकी रुबाई का तज़िया करने के बाद वो लिखते हैं, यूँ तो हाफिज कर्नाटकी अदब अतफाल के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। उन्होंने बच्चों से मुताल्लिक दर्जनों किताबें लिखी हैं जो बेहद मकबूल है। सियासी, समाजी, अदबी खिदमात में पेश
پیش رہنے والے حافظ کرناٹکی کا بچوں کے تئیں جذبہ بہت کم شاعروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں وہ ایک طرف نظم و نثر میں درجنوں کتابیں لکھ چکے ہیں، وہیں دوسری طرف کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی یہ خدمات تو اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت شاعر وہ اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے مختلف اصناف کے علاوہ فن ربائی میں بھی انہیں کمال حاصل ہے۔ ان رباعیات کو پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حافظ کرناٹکی نے اپنی رباعیات میں قاری کے لیے ایمان تازہ کرنے والی، دلوں میں محبت پیدا کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور اسلام پر جان دینے والی تمام باتوں، ہدایتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ بے شک جس سے خدا خوش ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر ایسی رباعیات، ایسی شاعری کر سکے، وہ بھی اتنی تعداد میں ہزاروں اشعار پر مشتمل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی منظوم سیرت پاک یہ خدا ہی لکھوا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعری ان پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انکہی عنوان کے ساتھ جبی نازک افسانہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔